नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल BRD साइंस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, एंजाइम से रिलेटेड जितने भी आज तक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं एक साथ इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो आप बने रहना वीडियो के अंत तक। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड या जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक वाइज इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, एंजाइम से संबंधित जितने भी सिंपल से लेकर हार्ड तक जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक साथ लेकर आया हूं, और इनसे बाहर एंजाइम से रिलेटेड प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप बने रहना इन 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला में वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, एंजाइम किससे बने होते हैं? दोस्तों, सिंपल से लेकर हार्ड तक हम चलेंगे और एंजाइम से रिलेटेड इनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ इन प्रश्नों को ध्यान से, मन से, एकदम एकाग्रता के साथ देखना। देखते हैं, पहला प्रश्न है, एंजाइम किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल से, प्रोटीन से, न्यूक्लियोटाइड से या राइबोसोम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमिनो अम्ल से। क्या होगा? एमिनो अम्लों से एंजाइम्स बने होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कुहने ने, जेबी समनर ने, थॉमसन ने, गार्नियर ने? तो दोस्तों, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था कुहने नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? कुहने नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों, जेबी समनर ने सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया था यूरिएज नामक एंजाइम को। ओके दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट तो ये माना जाता है क्योंकि इसने ही, समनर ने ही सबसे पहले एंजाइम की खोज की थी, एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था और उस एंजाइम का नाम था यूरिएज। सबसे पहला खोजा गया एंजाइम था यूरिएज। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम सर्वप्रथम किस में खोजे गए थे? ईस्ट में, जीवाणु में, मक्का में, शैवाल में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में सबसे पहले एंजाइम्स खोजे गए थे, ध्यान रखना। और ईस्ट में सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है? समनर ने खोजा था यूरिएज एंजाइम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल के रूप में एंजाइम को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पहला ऑप्शन है फिशर ने, कोहने ने, मिलर ने या सुमनर ने? तो दोस्तों, क्रिस्टल के रूप में एंजाइम को सबसे पहले खोजा था सुमनर नामक वैज्ञानिक ने, और उस एंजाइम का क्या नाम था? यूरिएज। क्या नाम था दोस्तों? यूरिएज। ध्यान रखना, यूरिएज एंजाइम की खोज किसने की? सुमनर ने। और सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है? सुमनर, सॉरी यूरिएज। तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। को एंजाइम की खोज किसने की थी? समनर ने, लिपमैन ने, मेयर होप ने या बुचनर ने? तो दोस्तों, को एंजाइम की खोज सबसे पहले की थी लिपमैन नामक वैज्ञानिक ने, लिपमैन ने। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एंजाइम का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया था? कैटालेज का, यूरिएज का, लाइगेज का या एमाइलेज का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी। यूरिएज एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था किसके द्वारा? जेबी समनर के द्वारा। और किस में किया गया? ये किया गया था ईस्ट में। ध्यान रखना दोस्तों, तीनों प्रश्न आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले भौतिक परिवर्तन का संबंध है? बंधों के बिना टूटे आकार का बदलना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बंध ऊर्जा में परिवर्तन या ए और बी दोनों? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि बंधों के बिना टूटे आकार का बदलना भी होगा और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी होगा। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम क्रियाधार जोड़ा कौन सा है? एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम दिया गया, उसके बाद में क्रियाधार दिया गया है। तो दोस्तों, रेनिन केसिन, माल्टोज लेक्टोज, प्रोटीन एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज? तो दोस्तों, रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम हो गया और केसिन हो गया क्रियाधार। ये जोड़ा सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अधिकतर एंजाइम में दो भाग होते हैं, क्रमशः क्या होते हैं दोस्तों? अधिकतर एंजाइम बने होते हैं दो भागों से बने होते हैं दोस्तों। पहला भाग होता है एपो एंजाइम, दूसरा भाग होता है प्रोस्थेटिक समूह। दोस्तों एपो एंजाइम होता है प्रोटीन भाग, एंजाइम एपो एंजाइम होता है प्रोटीन वाला भाग, और प्रोस्थेटिक समूह होता है अप्रोटीन भाग। क्या होता है दोस्तों? अप्रोटीन भाग। इन दोनों को ध्यान रखना दोस्तों। प्रोस्थेटिक समूह और एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों मिलकर एक मुख्य एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम बनाते हैं, और उत्प्रेरण के दौरान होलो एंजाइम सक्रिय अवस्था में रहता है। तो आप इसे ध्यान रखना। प्रोटीन वाला भाग पूछे तो एपो एंजाइम, अप्रोटीन वाला भाग पूछे तो प्रोस्थेटिक समूह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम के दो मुख्य भाग हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन से निर्मित एंजाइम के भाग को क्या कहते हैं? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों प्रोटीन से निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं दोस्तों? एपो एंजाइम कहा जाता है। ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम, होलो एंजाइम या एपो एंजाइम? तो दोस्तों एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग हो गया, जबकि सह एंजाइम नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, सह एंजाइम नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम जो कि नॉन प्रोटीन भाग के साथ जुड़कर क्रियात्मक एंजाइम बनाते हैं वह कहलाता है सह एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। ओके दोस्तों, एपो एंजाइम इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है लेकिन एंजाइम को सक्रिय करता है? के जिंक सॉरी दोस्तों पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एंजाइम में मैग्नीज धात्वीय आयन प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है? फॉस्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज, पेप्सिडेज या केटेलेज? तो दोस्तों पेप्सिडेज में एमन धात्वीय आयन प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है, जबकि डिहाइड्रोजिनेज में जिंक पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को आप, दो प्रश्न है, एक प्रश्न से दो प्रश्न तैयार करवाएं। एमन तो धात्वीय आयन पाया जाता है पेप्सिडेज में, और डिहाइड्रोजिनेज में पाया जाता है जिंक, है ना दोस्तों। जिंक पाया जाता है किस रूप में? प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम से संबंधित नहीं है? ये प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, इनके द्वारा जैव रासायनिक एंजाइम से संबंधित गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर में ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं एंजाइम, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की दर में वृद्धि होती है, ये भी सही है। इनमें विशिष्टता की प्रकृति पाई जाती है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ये अभिक्रिया में उपयोग नहीं किए जाते हैं, ये गलत कथन है। ये अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, न कि अभिक्रियाओं में उपयोग कर लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक है? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, मेलेट, मेलानेट या ऑक्जेलो एसीटेट? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, और नीट में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मेलानेट। ओके दोस्तों, सारे प्रश्न है दोस्तों, नहीं ज़्यादा हार्ड है, नहीं ज़्यादा सिंपल है, मीडियम साइज के प्रश्न है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप बने रहना अंत तक और सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानेट। मेलानेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम से संबंधित सारे प्रश्न करवा दूंगा दोस्तों, सारी शब्दावली की परिभाषा सहित इस वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से मिलेगी। कोशिका में पाचक एंजाइम अधिकतर कहाँ होते हैं? राइबोसोम में, लयनकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका झिल्ली में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि लयनकाय में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? NAD यानी कि निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंजाइम है, ये भी एंजाइम है।
निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये भी एंजाइम है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी एंजाइम है। जबकि सिंगल सेल प्रोटीन एक एंजाइम नहीं है, ये प्रोटीन है जो कि शैवालों से प्राप्त की जाती है। ओके दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, सिंगल सेल प्रोटीन शैवालों से प्राप्त की जाती है, बाकी ये उपरोक्त तीनों एंजाइम है, एंजाइम नहीं है सिंगल सेल प्रोटीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटेरोकाइनेज परिवर्तित करता है ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में, पेप्सिनोजन का पेप्सिन में, पेप्सिन का पॉलीपेप्टाइड्स में, केसिनोजन का केसिन में। तो दोस्तों एंटेरोकाइनेज एंजाइम परिवर्तित करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? पादपों में, कवक में, जीवाणु में या वायरस में? तो दोस्तों एंजाइम पादपों में पाए जाते हैं, कवकों में पाए जाते हैं, जीवाणु में भी पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। एंजाइम का फिडमेन संदमक किसके द्वारा प्रभावित होता है? फिडमेन संदमन किसके द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों? एंजाइम के द्वारा, क्रियाधार के द्वारा, अंतिम उत्पाद के द्वारा या माध्यमिक उत्पाद के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम उत्पाद के द्वारा। अभिक्रिया के दौरान जो अंतिम उत्पाद बनता है उस पर फिडमेन संदमक निर्भर करता है, यानी कि प्रभावित होता है उसके द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइपेज एंजाइम के लिए क्रियाधार कौन सा है? माल्टोज, स्टार्च, सुक्रोज या वसा? तो दोस्तों वसा लाइपेज एंजाइम के लिए क्रियाधार होती है। किसके लिए होती है? लाइपेज एंजाइम के लिए क्रियाधार होती है वसा। तो आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहाँ पर कार्य करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर, लाइसोसोम में? तो दोस्तों कोशिका के बाहर डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कार्य करते हैं। कोशिका के बाहर डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कार्य करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स एंजाइम पेंटाथेनिक अम्ल का व्युत्पन्न है? एनएडी, एनएडीपी, एफएडी या कोएंजाइम ए? तो दोस्तों स एंजाइम कोएंजाइम ए पेंटाथेनिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। ओके दोस्तों, कोएंजाइम ए पेंटाथेनिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोह पोरफायरिन सह एंजाइम कौन सा है? एफएडी, साइटोक्रोम, कोएंजाइम ए, एनएडीपी? तो दोस्तों साइटोक्रोम पोरफायरिन सह एंजाइम होता है, साइटोक्रोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए सक्रिय एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज, ऑक्सीडेज, लाइपेज या जाइमेज? तो दोस्तों किण्वन द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज एक सक्रिय एंजाइम आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, जाइमेज द्वारा एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम क्रिया विधि का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एमिल फिशर के द्वारा। ओके दोस्तों, एमिल फिशर ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम के ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार एक विशिष्ट एंजाइम अणु अनेक बार नष्ट और निर्मित हो सकता है, विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणु में ही जुड़ता है, सभी परिस्थितियों में समान दर से ही गति करता है, स्थायी एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाता है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणु में ही जुड़ता है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जिस प्रकार से एक चाबी एक विशिष्ट ताले पर ही लगती है ना, आप समझ लेना किस प्रकार से, जैसे कि एक ताले के लिए एक विशिष्ट प्रकार की चाबी बनी होती है, उसी प्रकार से एक क्रियाधार के लिए विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी कि एंजाइम विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणु से ही जुड़ता है, यानी कि एंजाइम की विशिष्ट प्रकृति होती है। तो आप ध्यान रखना, ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणु में ही एंजाइम जुड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणु में ही एंजाइम जुड़ता है ताला चाबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च तापमान यानी 70 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सक्रिय एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज, टेक पॉलीमरेज, हेलिकेज या ट्रिप्सिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक पॉलीमरेज, और टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटीज नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वाटीज, थर्मस एक्वाटीज नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट करना। किससे प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वाटीज से।
थर्मस इक्विटी से, और यह डीएनए निर्माण में काम आता है। ध्यान रखना, डीएनए निर्माण में काम आता है, और पीसीआर तकनीकी में, यानी कि पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो कि एक डीएनए की कॉपी बनाने की मशीनरी होती है ना दोस्तों, उसमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्रयोग किया जाता है। ये 4 प्रश्नों का ध्यान रखना। पहला है उच्च तापमान पर सक्रिय एंजाइम टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है? थर्मस इक्विटी जीवाणु से। टेक पॉलीमरेज किस काम में आता है? डीएनए निर्माण में। किस तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है? पीसीआर तकनीकी में। 4 प्रश्नों को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे एंजाइम जो एस्टर बंध के जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं कहलाते हैं? हाइड्रोलेजेज, लाइएजेज, ट्रांसफरेजेज, लाइगेजेज। तो दोस्तों हाइड्रोलेजेज एंजाइम एस्टर बंध के जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं। ओके, एस्टर बंध के जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं हाइड्रोलेजेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी अधिक समानता होने के कारण एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करने वाले संदमक को क्या कहते हैं? अप्रतिस्पर्धी संदमक, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, अनुक्रिया संदमक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। यानी प्रतिस्पर्धात्मक संदमक की एक संपूर्ण रूप से परिभाषा के मध्य के रूप में प्रश्न पूछा गया, तो आप ध्यान रखना, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। एंजाइम क्रिया के समय निर्मित क्रियाधार की संक्रमण अवस्था संरचना होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है एंजाइम से रिलेटेड, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा क्षणिक लेकिन अस्थिर। यानी कि एंजाइम क्रिया के समय निर्मित क्रियाधार की संक्रमण अवस्था होती है, क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन वो अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती है, इसलिए क्षणिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशेल मेंटन स्थिरांक किसके बराबर होता है? यह होता है दोस्तों ऑप्शन सी, क्रियाधार की सांद्रता के, जिसमें अभिक्रिया अपनी अधिकतम गति की आधी गति को प्राप्त करती है। तो Km किसके बराबर होता है दोस्तों? क्रियाधार की सांद्रता के, जिसमें अभिक्रिया अपनी अधिकतम गति की आधी गति को प्राप्त कर लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, Km किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह संदमक जो सक्रिय स्थल से भिन्न किसी स्थल द्वारा एंजाइम से जुड़ता है, वह जिसकी संरचना क्रियाधार से नहीं मिलती कहलाता है। जिसकी संरचना क्रियाधार से मिलती है वो तो होता है प्रतिस्पर्धात्मक संदमक, और जिसकी संरचना क्रियाधार से नहीं मिलती वो होता है अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक। क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना, अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक, जिसकी संरचना क्रियाधार से नहीं मिलती अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक, जिसकी क्रियाधार से संरचना मिलती है वो प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिरणें किस प्रकार एंजाइमों को निष्क्रिय करती है? तृतीयक संरचना को नष्ट करके, प्राकृतिक संरचना को नष्ट करके, द्वितीयक संरचना को नष्ट करके, या ए और बी दोनों? तो दोस्तों तृतीयक संरचना को नष्ट करके विकिरणें एंजाइम को प्रभावित करती है, यानी एंजाइम को निष्क्रिय करती है। किस संरचना को नष्ट करके? तृतीयक संरचना को नष्ट करके। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीनी एंजाइम है, गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? लाइगेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, लाइसोजाइम, या राइबोजाइम? तो दोस्तों गैर प्रोटीन वाला एंजाइम होता है राइबोजाइम। क्या होता है? राइबोजाइम गैर प्रोटीन वाला एंजाइम होता है, ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होता है? ये होता है दोस्तों, नीट में प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, पूरे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होता है? मेलोनेट और ऑक्जेलो एसीटेट। क्या होता है दोस्तों? मेलोनेट और ऑक्जेलो एसीटेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ जुड़ा होता है और उनकी क्रिया के लिए अनिवार्य होता है क्या कहलाता है? होलो एंजाइम, को एंजाइम, एपो एंजाइम, या आइसो एंजाइम? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों को एंजाइम। को एंजाइम की खोज किसने की थी दोस्तों? लिपमैन नामक वैज्ञानिक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो भिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरण कुशलता की तुलना किसके द्वारा की जा सकती है? अनुकूलतम पीएच के द्वारा, Km मान के द्वारा, एंजाइम का आणविक आकार के द्वारा, उत्पाद के बनने के द्वारा? तो दोस्तों Km मान के द्वारा, Km मान के द्वारा दो भिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरण कुशलता की तुलना की जा सकती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित एंजाइमों में से किस एक में तांबा अनिवार्य एक सक्रिय कारक के रूप में संबंधित होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टायरोसिनेज। क्या होगा? टायरोसिनेज में तांबा एक सक्रिय कारक के रूप में संबंधित होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीव जीवधारियों के शरीर में गौण तत्वों की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? महत्वपूर्ण अमीनो अम्लों के सृजनकारी खंड, एंजाइमों के सहकारक, हार्मोनों के रचक, कोशिका संरचना के बंधक के रूप में। तो दोस्तों शरीर में गौण तत्वों की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? गौण तत्व जैसे कि दोस्तों कॉपर, जिंक, एमएन आदि की भूमिका किस रूप में होती है? एंजाइमों के सहकारक के रूप में। किस रूप में होती है? एंजाइमों के सहकारक के रूप में गौण तत्वों की भूमिका होती है। ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे पहले काम आता है। दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और ये किस एंजाइम के माध्यम से होता है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, ट्रांसएमाइलेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजिनेज। वायुमंडलीय N2 का अमोनिया में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा एंजाइम है जो मानवों में दूध के पाचन में आरंभिक चरण को अंजाम देता है? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। दोस्तों पाचन से संबंधित जितने भी एंजाइम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले वीडियो के माध्यम से करवा चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना और वहां से पाचन तंत्र से संबंधित 2 वीडियो हैं, उनमें सारे पाचन एंजाइम और पाचन की क्रिया से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करा रखे हैं, तो आप वहां से देख लेना। और भी अन्य महत्वपूर्ण बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रखे हैं, तो वहाँ से देख लेना। और मेरे यूट्यूब चैनल को BRD साइंस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर आता रहता हूं दोस्तों, और आगे भी ऐसी श्रृंखला जारी रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइस ब्रान तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलेज का, कैटालेज का, लाइपेज का या सेल्यूलेज का? तो दोस्तों लाइपेज एंजाइम का उपयोग राइस ब्रान तेल के स्थिरीकरण में किया जाता है। दोस्तों राइस ब्रान तेल क्या होता है? राइस ब्रान तेल होता है जो कि चावल का ऊपरी भाग होता है ना, जैसे कि जिसे हम भूसा बोलते हैं, उससे राइस ब्रान तेल प्राप्त किया जाता है, जो कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण वानस्पतिक तेल माना जाता है। ध्यान रखना, राइस ब्रान तेल के स्थिरीकरण में कैटालेज एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, पूछे जाने की संभावना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। लाइपेज एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम किसका बहुलक होता है? 6 कार्बन का, वसा अम्लों का, एमिनो अम्लों का, अकार्बनिक फॉस्फेट का? तो दोस्तों एंजाइम बहुलक होता है एमिनो अम्लों का। किसका होता है? एमिनो अम्लों का बहुलक होता है एंजाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो एंजाइम क्रिया के संबंध में गलत है। क्रियाधार एंजाइम के साथ सक्रिय स्थल पर जुड़ता है, यह कथन सत्य है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचुर मात्रा में सक्सिनेट मिलाने से मेलोनेट द्वारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का संदमन अनुत्क्रमणीय नहीं होता, यह कथन गलत है दोस्तों। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम से जिस स्थल पर जुड़ता है वह क्रियाधार स्थल से भिन्न होता है, यह कथन सही है दोस्तों। मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है, ये भी सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कथन तो प्रश्न के माध्यम से कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन गलत है, असत्य कथन है, तो ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम के ऊपर पाई जाने वाली दरार जिस पर क्रियाधार आकर व्यवस्थित होते हैं कहलाता है? सक्रिय स्थल, असक्रिय स्थल, बहुरूपी स्थल, ए और बी दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सक्रिय स्थल। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैंने करा रखी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना और वहाँ से सारी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को ध्यान से देखना, समझना, एकाग्रता के साथ प्रश्नों को समझकर पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज, तो वो और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक साथ वीडियो के माध्यम से कराता रहता हूं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। मिलते हैं
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।